रूपमाला एक वृद्ध महिला थी। पति गुजर चुके थे, तो बेटों की शादी भी हो चुकी थी। बड़ी बहू मधु एक साधारण परिवार से और छोटी बहू नीतू धनी परिवार से थी। सुबह का वक्त था। रूपमाला आंगन में झाड़ू लगाते हुए बहुओं को ताने दे रही थी। अब क्या मेरी उम्र रह गई काम करने की? दिन के 10 बज गए हैं, लेकिन मेरी बहू को देखो, दोपहर होने को आई, महारानी सोकर नहीं उठी है। तभी बड़ी बहू मधु बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों अपना खून जला रही हैं? आखिर देख लिया ना बड़े घर की बेटी लाने का नतीजा। मेरा क्या, मैं तो किसान परिवार से हूँ, जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी। रूपमाला ने गुस्से से कहा, मुझे भाषण मत दो, जाओ जाकर अपना काम करो और उस महारानी को भी नींद से जगा दो। तभी छोटी बहू नीतू बाहर आती है। सास ने कहा, आ गई महारानी, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। चाय पियोगी क्या, बनाकर लाऊं? नीतू ने भोलेपन से कहा, हाँ माँ जी, थोड़ी कड़क बनाइए। रूपमाला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कितनी बेशरम लड़की हो, एक तो इतनी देर से सोकर उठी हो और अपनी सास को चाय बनाने कहती हो। नीतू ने धीमे स्वर से कहा, मेरे घर वालों ने शादी के पहले ही कहा था कि मैं देर से सोकर उठती हूँ, और तो और मुझे कोई काम करना भी नहीं आता है ना माँ? सास ने कहा, तो इसका मतलब क्या तुम दोपहर में सोकर उठोगी? और काम करना आता नहीं तो बड़ी बहू के साथ रहकर सीख लो। जाओ जाकर काम करो। नीतू ने झाड़ू उठाया और अपना कमरा साफ करने लगी, लेकिन उसे झाड़ू पकड़ना भी कहाँ आता था। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। उसकी सास और मधु कमरे में आती हैं। अरे, अब इसने क्या कर दिया? ये भगवान, इतना महंगा फूलदान तोड़ डाला इसने। ये तो किसी काम की नहीं है। मधु, इसे ले जाकर रसोई का काम कराओ, जल्दी इसे लेकर जाओ। मधु नीतू को रसोई का काम देती है। मधु ने कहा, देखो, ये सब्जी पक रही है, इसे ढककर पकाना, समझी? नीतू डरी हुई थी। जी दीदी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मधु के जाते ही नीतू ने सोचा, ये गैस इतनी धीमी क्यों चल रही है? इसे तेज कर देती हूँ, सब्जी फटाफट से पककर तैयार हो जाएगी। नीतू गैस को तेज कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में पूरे घर में चलने की बू आती है। रूपमाला दौड़ी दौड़ी रसोई में आकर सब्जी की हालत देखती है। आय हाय, ये क्या किया, सारा जला डाला। अरे मधु बहू, कहाँ गई? मधु ने नीतू को डांटा। मैंने तुम्हें सब्जी देखने को कहा था, कहाँ चली गई थी? नीतू बोली, दीदी, मैंने सोचा ढककर सब्जी जल्दी पकेगी और थोड़ी आंच भी तेज कर दी। सास नीतू पर फिर चिल्लाती है, बहुत हो गया तमाशा, ये तो किसी काम की नहीं है। जाओ यहाँ से अभी की अभी चली जाओ। दोपहर का पूरा खाना बर्बाद कर दिया इसने। नीतू चली जाती है। मधु ने पैर पटकते हुए कहा, अब दोबारा मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा, यहाँ तो किसी को कुछ करना है नहीं। एक दिन की बात है। नीतू दोपहर का भोजन करने बैठी थी। तभी एक बाबा जी पधारते हैं। कोई है क्या घर पर? नीतू बाहर आती है। प्रणाम बाबा जी, क्या चाहिए आपको? पापा जी ने कहा, बेटी, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? नीतू, हाँ बाबा जी, आप यहीं रहें, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो रसोई में जाती है, लेकिन खाना लगभग खत्म हो चुका था। उसने सोचा, क्या करूँ, खाना तो खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं अपना खाना बाबा जी को दे देती हूँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा भूखे हैं। नीतू ने अपनी प्लेट उठाई और बाबा जी को भरपेट भोजन कराया। बाबा ने भोजन किया और तृप्त होकर बोले, वाह, भोजन कर आनंद आ गया। तुमने भोजन किया बेटी? नीतू ने कहा, वो बाबा जी, मैंने अपने हिस्से का खाना आपको दे दिया और खाना भी खत्म हो गया था। बाबा जी बोले, क्या कहा? तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया?
मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत खुश हूँ। कहो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांग लो। नीतू इतना सुनते ही बोल पड़ी, क्या? मुझे क्या चाहिए? बाबा जी, काश मैं घर के सारे काम ठीक तरह से कर पाती। बाबा ने कहा, ठीक है बेटी, मैं समझ गया। मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके उच्चारण से तुम्हारे 10 हाथ निकल आएंगे। नीतू खुशी से झूम उठी। क्या बाबा जी, सच में ऐसा होगा? बाबा जी, हाँ बेटी, ऐसा ही होगा। पर याद रखना, तुम्हें कोई उन 10 हाथों के साथ देख न ले, वरना तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। बाबा जी ने नीतू को वो मंत्र बताया और चले गए। अब बारी थी मंत्र के उपयोग की। अगले दिन नीतू एक कमरे में मंत्र का उच्चारण करती है। देखते ही देखते नीतू के 10 हाथ आ जाते हैं। वो फटाफट से सारे काम करती है। एक हाथ से झाड़ू, दूसरे से पोछा। इस तरह उसने घर के सारे काम कर डाले। वो अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, खी लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। रूपमाला को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। ये क्या बहू, आज सूरज किधर से निकला? तुम चाय लेकर आई हो? माँ जी, अभी सुबह के 5 बजे हैं, सूरज भी नहीं निकला है। रूपमाला ने कहा, अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। मधु भी ये सब देखकर आश्चर्य थी। अरे, आज इतनी सुबह सुबह घर के सारे काम किसने कर डाले? नीतू बोल पड़ी, सारे काम मैंने किए हैं दीदी, और सबके लिए नाश्ता भी बना लिया है। आप सभी हाथ मुँह धो लीजिए। मधु ने सभी को गर्मा गर्म नाश्ता परोसा। पूरियाँ, रसगुल्ले, आलू दम, ये सब देखकर रूपमाला और मधु बहुत खुश थे। बहू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। लेकिन मधु को ये बात हजम नहीं हुई। उसने सोचा, एक ही दिन में इतना परिवर्तन, जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे इस नीतू पर नजर रखनी होगी। तुम भले ही सासू माँ को बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। मैं भी पक्की खिलाड़ी हूँ। उसी दिन से मधु ने चुपके चुपके नीतू की निगरानी शुरू कर दी। एक दिन नीतू अपने कमरे में थी। इसने इधर उधर देखा और मंत्र का उच्चारण किया। ऐसा करते ही उसके 10 हाथ प्रकट हो गए। उसने जल्दी से अपने सारे काम करने शुरू किए। वहीं दरवाजे के पीछे छिपी मधु ने जब ये सब देखा तो वो चीख पड़ी, ओ माँ, माँ जल्दी यहाँ आइए, ये छोटी बहू डायन है, माँ जल्दी यहाँ आइए। नीतू सहम गई। दीदी, आप कब यहाँ आई, और क्या आपने सब कुछ देख लिया? मधु बोली, छोटी, तुम तो डायन निकली। हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। तभी उनकी सास आती है। अरे छोटी बहू, ये सब क्या है? मधु ने कहा, देखिए माँ, अपनी आंखों से, आपकी छोटी बहू डायन है। डायन? नीतू रोने लगी। नहीं दीदी, मैं कोई डायन नहीं हूँ, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। नीतू ने उन्हें बाबा जी वाली सारी बात सच सच बता दी और रोने लगी। अब मेरी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी, मैं फिर से कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे सारे जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई। देखते ही देखते नीतू के सभी हाथ गायब हो गए। वो दुखी होकर रोती है। रूपमाला नीतू को समझाती है, बेटी कोई बात नहीं, तुम्हें घर के काम करने की इच्छा है, यही सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ बेटी, और तुम कोशिश करो, देखना तुम सब कुछ सीख जाओगी। यही तो बाबा जी का असली जादू है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।